नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दिशा के फ्रेंड्स, आज है आपका 10 सितंबर और 10 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जितना हो सकते थे उतना मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अभी हमारा जो चैनल है उसमें 50 के सब्सक्राइबर होने में मात्र कुछ ही सब्सक्राइबर बचा हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। आपसे निवेदन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। कल का पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका पल्लव वंश था, ठीक है। महाबलीपुरम, जिसे मामलापुरम के नाम से भी आपका जाना जाता है, 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं के शासनकाल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। वहाँ पर आपका भव्य मंदिर है, रॉक कट गुफाएं बनाई गई हैं, जो कि द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। जो लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट आप लगाइएगा कहाँ? तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में वो है दोस्तों आपका टेस्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर भी चल रहा है फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र और मात्र 615 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले आपका SSCGD का नोटिफिकेशन आपका आया था, उसका भी मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 640 मॉक टेस्ट, साथ में आपको PYPs मिलते हैं 217। इसके अलावा SSC MTS का एग्जाम 30 सितंबर से शुरू होना है, उसका भी 252 PYPs और 729 मॉक टेस्ट। जैसा कि CGL का एग्जाम आप दे रहे हैं तो CGL टायर 1 का एग्जाम तो आपका चल रहा है, लेकिन टायर 2 के लिए अभी आपको मॉक टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो CGL टायर 1 टायर 2 का भी मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। 997 टोटल टेस्ट है, ठीक है, जो कि आपका 4 अगस्त 2024 को ही अपडेट किया गया है। तो जो लोग भी टेस्ट मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ SSC के अलावा अगर आप बैंक, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जामों का भी मॉक टेस्ट आपको मात्र एक ही पास में मिलेगा, जो कि आपको 615 रुपये में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर इसे एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था, ठीक है। तो हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ओली, ठीक है। ओली इसका राइट आंसर होगा। ओली की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एक कछुआ की प्रजाति है, उड़ीसा के समृद्ध समुद्र जीवन और राज्य के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, ये ओली। इसके अलावा हॉकी विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है अपने देश भारत में ही हुआ था। भारत में पूछिएगा कहाँ पर, तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। कब से कब तक हुआ है? तो ये आपका 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक ये चला था। कहाँ हुआ था? तो आपका उड़ीसा में 2 स्टेडियम है, एक आपका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, एक आपका राउरकेला में है, ठीक है। इन दोनों जगह पर इसका आयोजन होता है। विजेता की बात करते हैं तो जर्मनी आपका विजेता बनता है, फाइनल में बेल्जियम को शूट आउट में हरा देता है, ठीक है। भुवनेश्वर और केला में खेला गया था। कुल 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। बात करेंगे अपना देश भारत का, तो भारत अब तक कितना बार हॉकी विश्व कप जीता है? तो भारत अब तक मात्र और मात्र एक बार ही हॉकी विश्व कप है जो जीता है। सबसे ज़्यादा बार आपका पाकिस्तान जीता है, टोटल 4 बार हॉकी विश्व कप है जो कि जीता है, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों आपका हुआ था 1917 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 1917 होगा। ये जो सत्याग्रह है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका शुरू किया गया था। कहाँ? बिहार में, ठीक है। चंपारण जो जिला है आपका बिहार में ही पड़ता है। किसानों के अधिकार और उनके शोषण के खिलाफ किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। साथ में ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि महात्मा जो गांधी थे आपका 1915 में आपका भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो 1915 में लौटे, 1915-16 आपका भारत भ्रमण किया, साथ में फिर 1917 में जाकर आपका एक सत्याग्रह करते हैं जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भी महात्मा गांधी के द्वारा और भी बहुत सारे आंदोलन किए गए, जैसा कि
खेड़ा सत्याग्रह किया गया 1918 में गुजरात के खेड़ा जिलों में किसान के कर की माफ़ी के लिए। इसके बाद असहयोग आंदोलन किया गया 1920 में, 1922 तक ये चला था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असहयोग का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यह आपका 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि 4 फरवरी को आपका चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है आपका नमक सत्याग्रह, जिसे कि हम लोग डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यह सन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह के तुरंत बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिसे कि हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को होता है। गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे साबरमती आश्रम से डांडी तक का लगभग 240 मील की पैदल यात्रा करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या था? ये आंदोलन ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करने के लिए किया गया था। तो ये सभी आंदोलन आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सन 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून बनाया था, ठीक है। तो सती प्रथा को ख़त्म तो किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन इसके पीछे जो हाथ था वो था आपका राजा राम मोहन राय का, ठीक है। राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत सन 1829 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जो कि 1828 ईस्वी में बना था और 1834 तक रहा था, ठीक है। इसने बहुत सारे कार्य भी किए थे, जैसा कि आपका 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया कर्नल सलीमन के द्वारा। इसके अलावा मैसूर के राजा को अपदस्थ कर लिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया। भारत का पहला गवर्नर था। 1835 में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला। रंजीत सिंह के साथ मैत्री की संधि किया, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? कल पूछा गया था कि भारतीय राज्यों में भारत में रेलवे नेटवर्क कितना किलोमीटर है, तो आपका 68,000 किलोमीटर कुछ था। लेकिन आज पूछा था किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं से भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे कम रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, 9,077.45 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। और भारत की बात करते हैं तो विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1.3 मिलियन लोग इसमें कार्यरत हैं। 25 मिलियन से अधिक लोग इसमें यात्रा करते हैं। 13,000 से अधिक ट्रेनें हैं। 7,000 से अधिक स्टेशन हैं। 68,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा सबसे कम रेलवे नेटवर्क किस राज्य का है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आएगा, हम यहाँ पर लिखे नहीं हैं। नेक्स्ट आपका है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा की बात करते हैं तो ये आपके पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। इसके अलावा 1975 में ही विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। डीपी धर ने तैयार किया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। लक्ष्य रखा गया था 4.4 का, वास्तविक विकास दर हासिल हुआ था 4.8 का। इसके अलावा 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को तय समय अवधि से पूर्व ही से रद्द कर दिया था, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ में पंचवर्षीय योजना का टॉपिक भी आपको ई-बुक में दिया गया है, तो वहाँ भी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की ताजपोशी कहाँ हुआ था, ठीक है। तो अकबर की ताजपोशी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये हुआ था कलनौर में, ठीक है। अकबर की ताजपोशी के विषय में आपको बताएं तो जब आपका हुमायूं का मृत्यु हुआ 1556 ईस्वी में, तो उस समय अकबर जो था कलनौर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर थे। तो वहीं पर इसका ताजपोशी जो कि किया गया था, 14 फरवरी का वो दिन था, वैलेंटाइन डे का दिन था। और उस समय जब अकबर का ताजपोशी हुआ था तो वो मात्र 13 वर्ष का ही था। और अकबर की ताजपोशी 1556 में होता है। और 1556 में ही आपका एक और चीज़ होता है जो कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि सेकेंड पानीपत का वार होता है, जो कि अकबर के नाम से लड़ा जाता है। और इसके जो संरक्षक था बैरम खां के द्वारा बैरम खां लड़ता है। किसके साथ लड़ता है? तो एक और था, कोई नाम याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही लड़ता है, वो आपका हार जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट हेमू था, ठीक है, हेमू था।
नेक्स्ट आपका है कि तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। तो तानसेन संगीत फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये आपका मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आयोजित होता है। यह फेस्टिवल भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है और इसे तानसेन की समाधि स्थल पर ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर श्री गुरु गोविंद सिंह होगा। बैसाखी का त्यौहार सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिख धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि एक क्वेश्चन और था, दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा सा संदेह है। तो एक क्वेश्चन ये था कि गुरु नानक जी थे, गुरु नानक की जयंती पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो अगर गुरु नानक की बात आएंगे तो ये आपका गुरु पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो गुरु पर्व इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर बैसाखी आएगा तो गुरु गोविंद सिंह होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो है किस बिल को रिपेल्ड किया यानी कि निरस्त किया, ठीक है। तो जो मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल है 2021 वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को निरस्त किया था और इस नए कानून का उद्देश्य आधुनिक और उन्नत समुद्री नेविगेशन तकनीकों को शामिल करना और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ तालमेल बिठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ था। एक क्वेश्चन आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भी आया था। क्या आया था, कथन गलत बताना था। तो जो भी कथन आपका आया होगा आशा करते हैं कि आप लोग उसे सही कर लिए होंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। बहुत सारे एग्जामों के एनालिसिस के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि राज्य का जो नीति निर्देशक जो तत्व था वो भाग 4 में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो उद्देश्य है न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना था। प्रमुख अनुच्छेद की बात करते हैं तो 36 से राज्य की परिभाषा बताता है, 37 से नीति निर्देशक तत्वों का अनुप्रयोग बताता है। उसी प्रकार 38 से 39 से 40 आपका इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। 44 इंपॉर्टेंट है, सम्मान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। 45 आपका बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताता है। 47 आपका पोषण स्तर पर जीवन स्तर का उन्नयन के बारे में। इसके अलावा 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, ठीक है। बाकी 48 है कृषि और पशुपालन संगठन है। बाकी डीपीएसपी की बात करेंगे तो इसे आपका ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समाजवादी, इसके अलावा बौद्धिकवादी, गांधीवादी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। आप लोग बताइएगा क्या आया था क्वेश्चन। अगला है कि एवेश जो कि पक्षी है, फाइलम जो है डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका कॉर्डेटा होगा, ठीक है। कॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं तो कॉर्डेटा के शरीर में नोटोकॉर्ड होती है। इनके शरीर पर एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु भी होती है। कॉर्डेटा के शरीर में घर्षण छिद्र होता है। इनके हृदय अधरीय होते हैं। इनके शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। कार्डेज के शरीर में द्विपक्षीय रूप से सममित और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। कॉर्डेटा के शरीर में अंग प्रणाली इस तरह का संगठन होता है। इसके अलावा पक्षी एवेस के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि पक्षियों का हल्की कंकाल संरचना, मजबूत लेकिन खोखली हड्डी उन्हें उड़ने में मदद करती है। पक्षियों के रंगीन पंख उनकी सबसे आकर्षक विशेषता है। पक्षी सामाजिक प्राणी होते हैं, घोंसले बनाते हैं, क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं और परिणय प्रसंग में संलग्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर नाशवन यानी खराब नहीं होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है। नॉन पेरिशेबल आपसे पदार्थ पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में से एक बताना था। ऑप्शन क्या था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन डिब्बाबंद सामान, सूखे फल, बीन्स, मक्खन, कॉफ़ी, शहद, पाउडर वाला दूध, चावल, गेहूँ, चीनी, ये सभी जो आपका है वो आपका नॉन पेरिशेबल खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। इन्हें लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। यहाँ कुछ गैर नश्वर पदार्थ खाद्यों की सूची भी है। चावल हो गया, सूखी दाल हो गया, बीन्स हो गया, पास्ता हो गया। इसके अलावा कैन वाले खाद्य पदार्थ, नट्स, बीज, शहद, सूखे मेवे, ओट्स, पीनट बटर्स, नमक और चीनी समय, ये सभी आपके हैं। नेक्स्ट आपका है कि न्यूलैंड का नहीं, ऑस्टक का नियम किसने दिया था। शायद आपसे पूछा गया था न्यूलैंड ने ऑक्टेव का नियम कब दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1865 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो 7 तत्वों के अंतराल के बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका इम्फाल में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी आपका इम्फाल शहर में स्थित है।
इसके अलावा ये अकेडमी मणिपुर नृत्य और संगीत के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पांडुचेरी से संबंधित आया था कि पांडुचेरी कितने राज्यों से लगता है, तो 3 राज्यों से लगता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा गया था कि पांडुचेरी जो 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसा कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो पूछा था कि कौन सा जगह है जो कि श्रीलंका से सटा हुआ है, तो कराईकल इसका राइट आंसर था। बाकी क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में सीजीए कौन है। सीजीए की बात करेंगे तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अगर पूछा गया होगा तो वर्तमान में एसएस दुबे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था के पूछा गया था, तो के अगर पूछा गया होगा नहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बताइएगा क्या पूछा गया था, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके आगामी शिफ्टों के लिए, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2022 को इस पद पर कार्यभार संभाला था। एक क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित भी आया था। राष्ट्रीय आय से संबंधित आपसे संबंधित कथन टाइप के प्रश्न पूछे गए थे कि राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि किसने दिया या प्रथम आधिकारिक प्रयास किसने किया, ये सारी चीज़ें आपके कथन में लिखा गया था। तो राष्ट्रीय आय की बात करते हैं यानी नेशनल इनकम, तो किसी देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक विधि अगर आपसे पूछा गया होगा तो ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था 1867 से 68 में। क्या था, उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। लेकिन प्रथम आधिकारिक प्रयास की बात करेंगे तो पीसी महालनोबिस, जिसे कि भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की थी। सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके आज के फर्स्ट स्टेप में देखने को मिला था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज आप लोग को एक टारगेट दिया गया है 50K का, तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इस टारगेट को अचीव करेंगे, फिर हम लोग मिलकर सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। जय हिंद।